जी। योग कारक ग्रह वो होते हैं मैम, मान लीजिए ऐसा वो सारे ग्रह हैं योग कारक होते हैं, जिनके माध्यम से ना हम क्या क्या देखते हैं, किसी भी एक जातक का उसके जीवन में उसकी ख्याति क्या होगी, वो विख्यात कितना होगा, यानी प्रसिद्धि देखते हैं, है ना। उसके मान सम्मान यश अपयश, वो सारी चीजें देखते हैं। उसमें पैसा कितना वो कमाएगा, यानी उसके लाइफ में माने एग्जैक्टली फिनेंशियल कंडीशंस कैसा होगा, कितना समृद्ध होगा। अच्छा, उसके अलावा देखते हैं हम, माना अगर कोई राजनीति फील्ड में है तो राजनीतिक सफलता कितनी मिलेगी। ठीक है। तो ये जो जिन ग्रहों से हम इन चीजों को देखते हैं, मतलब एग्जैक्टली व्यक्ति की मान सम्मान प्रसिद्धि ख्याति प्रख्याति यश इत्यादि, जो प्रसिद्धि सब कुछ जो देखते हैं, वो दैट इज योग कारक ग्रह। आपने बिल्कुल बेसिक तो हम छोड़ेंगे नहीं, बेसिक मतलब पंचम नवम का के साथ जो भी जुड़ जाए तो वो योग कारक ग्रह होंगे, तो बेसिक नहीं छोड़ेंगे। बट यहाँ कुछ एडवांस लेवल की कुछ बातें हम करेंगे, उनको थोड़ा सा जैसे देखिए योग कारक राजयोग भी योग कारक ग्रह होते हैं। जितने भी अच्छे अच्छे योग होते हैं वो तो कोई ना कोई योग कारक ग्रह के साथ ही जुड़ के बनता है ना। जैसे नवम दसम हो गया, या मतलब कोई भी, है ना, केंद्र त्रिकोण का इत्यादि इत्यादि, तो वो सारे तो योग कारक ग्रह ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को तो छोड़ेंगे नहीं। तो बेसिक में हमने क्या देखा था, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी योग कारक होता है, केंद्र त्रिकोण। जैसे दसम नवम अभी मैंने बोला था, जी है ना। सर। जी सर। लेकिन ये कहाँ होता है, अब यहाँ पे हम लोग उसको स्पेसिफाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कर्क लगन है। कर्क लगन में पंचम में कौन है मैम? त्रिकोण, मंगल। मंगल है। मंगल। और केंद्र दसम में कौन है? मंगल। मंगल। यानी कर्क लगन के लिए मंगल योग कारक ग्रह है। ओके। ठीक। हम्म। सिंह लगन के लिए मान लीजिए केंद्र चौथा कौन है? जी। बोलिए। मंगल। नवम का कौन है? नवम का भी सर मंगल। योग कारक ग्रह हो गए ना। ठीक। यानी कर्क और सिंह लगन के लिए मंगल योग कारक ग्रह है। ग्रह देखिए एक ही है। एक्चुअली क्या है ना, मंगल शनि शुक्र, ये ये जो कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका दो दो घर है। ठीक है। जी। गुरु और बुध का भी दो दो घर होते हैं। जी। बट गुरु और, अब देखिए ये कहाँ कहाँ देखिए, नव कालपुरुष कुंडली में देख लीजिए, नवम और 12 है गुरु का। यानी एक से जी कितने घर के बाद, नवम से पंच पांच चार घर के बाद होता है ना, पंचम होता है ना वो। सर, चार ना। नवम हुआ, नवम को एक मानिए। जी। हाँ, नौ, हाँ, दस, नवम दसम, 11, यस 12। चार, चौथा, चौथा है ना। तो चार घर, जी। यानी अब देखिए इसकी दृष्टि तो पहला दृष्टि तो पांचवी में आता है। चार चार, यस। जी सर। यानी ये योग कारक नहीं बनेंगे, क्योंकि इनको अगर आप उठा के केंद्र में डालिए तो एक तो कहीं ना कहीं वो तो त्रिकोण में आएगा नहीं।
ठीक। समझ आ रहा है मैम? हाँ सर। बुध का भी देखिए सेम कंडीशन, जी सर। वो भी 4 के बाद। 4 के बाद। तो ये दोनों में ना ये परिस्थिति बनती ही नहीं है। बट मंगल शनि और शुक्र के मामले में ऐसा बन सकता है। जैसे अभी एग्जांपल हमने आपको लिया कि कर्क और सिंह लगन के लिए, कर्क लगन के लिए मंगल जो कारक क्यों है? क्योंकि वो कर्क लगन का पंचम और दसम दोनों का, यानी एक तो त्रिकोण में आ गया पंचम वाला, और दूसरा एक जी। केंद्र में आ गया दसम वाला। केंद्र में आ। ठीक सर। ठीक है। तो सिंह लगन के लिए अगर मंगल को हम मान लेते हैं तो एक तो केंद्र में आ गया चौथा वाला, और एक आ गया त्रिकोण में नवम वाला। यानी जो प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण को कैरी कर रहा है वो योग कारक माना यस, जाएगा। यस, यस। ठीक। यानी आप देखिए, अगर कर्क लगन के लिए हम देखें, अभी तक आपने जो क्रूर, सोमा वगैरह जो भी पढ़ा है वो भूल जाइए। जी सर। अगर आप देखें, देखिए सब इंटरलिंक है, ऐसा नहीं कि इंटरलिंक नहीं है। आप जब पुराना क्लासेस को, लेक्चर्स को उठा के इसके साथ मिलाएंगे तो आपको दिखेगा कि मंगल कहीं ना कहीं है। अब कर्क लगन के लिए मंगल और सिंह लगन के लिए मंगल अकेला अगर अच्छा हो जाए तो पूरा कुंडली का तो वही अकेला ही जो है वो पूरा जिंदगी को संभाल देगा ना। ठीक सर। भले 6-7 साल का आसपास का उसका ही है, 7 साल, है ना? 6-7 साल कितना है उसका ये? एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं। हाँ, मेरा भी नहीं रहता। वो तो चूंकि वो सॉफ्टवेयर में सर बना उस रहता है समय तो इसलिए, याद रहता है। नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर समय में बाद बना जब रहता है चीज। इसलिए याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ता, है ना? जो भी है उसका जितना दशा अंतर्दशा, जितना उसका जो मूल दशा है, महादशा है, उतने साल तो वो अपने आप को माने एकदम गोल्डन पीरियड दे देगा। लेकिन बाकी दशाओं में तो उसके अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा बारी बारी आती रहेंगी ना मैम। जी सर। यानी मंगल एक अकेला ऐसा ग्रह है जो पूरे कुंडली में जान डाल सकता है। सिंह लगन में भी वैसा ही समझ लीजिए मंगल। लेकिन अब एग्जांपल लेते हैं दूसरा। मान लीजिए तुला तुला लगन हो गया। तुला लगन में चौथा भाव में कौन आ गया? शनि। शनि आया। हम्म, और चौथा पंचम भाव में कौन आ गया? शनि। केंद्र त्रिकोण हुआ। जी। तो जोग कारक बना। जी। ओके। हम्म, ये तुला लगन के लिए। अब मान लीजिए वृषभ लगन है। ठीक। वृषभ लगन 2 नंबर, तो 10 नंबर हम्म, कहाँ आएगा? नवम में। नवम में। शनि आ गया नवम में, और शनि आ गया हम्म। दसम में। केंद्र दसम त्रिकोण में। हुआ। जी सर। तो अकेला योग कारक ग्रह हुआ, राजयोग कारक ग्रह है। जी। समझ आ रहा है ना? जी सर। मान लीजिए वृषभ लगन का। ओके। एग्जांपल लेते हैं, मकर लगन ले लीजिए तो मैम। मकर मतलब 10 ऊपर में आ गया। जी। जी यहाँ पे भी शनि आएंगे। त्रिकोण केंद्र दोनों ही आ गए, हम्म। है ना? जी। अब देखिए शुक्र कहाँ आ गए सबसे पहले? त्रिकोण में। पंचम में आया ना। जी सर। कुंभ लगन के लिए कौन सा आए? कुंभ लगन अच्छा, के लिए मकर के लिए, मकर के लिए शुक्र का एक घर तो पंचम में आया, दूसरा घर कहाँ? दसम में चला जाएगा ना, क्योंकि सेवेंथ राशि तो वहां चला जाएगा। सेवेंथ और 2। ठीक। जी सर। जी सर। तो
यानी जी ये सर, भी तो। दसम में जाएगा सेवेंथ। हाँ हाँ, तो तो ये शुक्र हो और गया ना, शनि दोनों बने। ये हाँ। हो गया ना, केंद्र त्रिकोण का हो गया। शुक्र तो जी। इसके लिए जो कारक हो गया। हम्म। अब मान लीजिए कुंभ राशि का ले लेते हैं। तो कुंभ राशि के लिए, सॉरी, कुंभ लगन के लिए। तो कुंभ लगन के लिए मैम, अब देखिए, ये चौथे भाव में आ गए। एक केंद्र का हो गया, शुक्र है, जो सेकंड माने जी। वृषभ राशि आए ना। हाँ हाँ। जी जी जी, केंद्र में आ गई, और सेवेंथ और तुला देखिए नवम में आ नवम में, गई। नवम में चला गया सेवेंथ वाला। जी। यानी मकर और कुंभ के लिए भी शुक्र योग कारक ग्रह है। जी। मतलब मकर और कुंभ लगन के लिए, मकर और कुंभ लगन के लिए शुक्र योग कारक बने ना। पहला केस में जी मकर के सर। लिए कहाँ बोला बना, पंचम दशम का। और जी। दूसरा कुंभ के लिए कहाँ बना, चौथा और नवम का। जी सर। तो मैम आप मान लीजिए, कोई एक मकर लगन का कुंडली आपके ऊपर आया, तो आप सबसे पहले किस पे नजर डालेंगे? आपको किस पे नजर डालना चाहिए? सर, पहले सबसे पहले कि इस कुंडली को चला कौन सा ग्रह रहा है, या यस, कौन चलाएगा। यस। तो सबसे पहले मकर लगन का जैसे आता है, तो आपको तो ये हिसाब करना चाहिए कि इसका योग कारक ग्रह कौन है। आप पहले देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बेसिक नहीं देखेंगे, भाव भावेश नहीं देखेंगे, राशि का कारक तत्व तो नहीं देंगे, देखेंगे प्लैनेट की बाकी सारे प्लैनेटरी पोजीशंस आप नहीं देखेंगे, वो सारे देखेंगे। लेकिन जब आप एक्यूटली जब आप नजर करेंगे, तो आप सबसे पहले आपको शुक्र को देखना चाहिए। यानी इस कुंडली की चाबी किसके पास है। यस, इस कुंडली की चाबी किसके पास? ठीक सर। क्लियर हो गया ना? जी सर, क्लियर है। ये एक हो गया देखने की तरीका, जो केंद्र जी। और त्रिकोण का संपर्क बनता है। क्योंकि आप लोगों को जी। मालूम ही है कि केंद्र और त्रिकोण के संपर्क से मैक्सिमम राजयोग बनते हैं। हम्म। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए, सिर्फ अभी प्लेसमेंट देख रहे थे, जी। लेकिन मैम भावेश का भी तो फल है। जी सर। तो आप मान लीजिए केंद्राधिपति ग्रह और त्रिकोणाधिपति ग्रह दोनों अगर युति बनाते हैं, तो क्या वो राजयोग नहीं बनेगा मैम? बनेगा ना सर। बनेगा ना। यानी वो जी भी तो सर। योग कारक ग्रह है। जी सर। यानी अब जैसे मान लीजिए, कोई भी केंद्राधिपति ग्रह है और कोई भी त्रिकोणाधिपति ग्रह है, एक 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 साथ इकट्ठा अगर मान लीजिए युति बना दे, तो वही एक स्पेसिफिक राजयोग बनता है, जो काफी प्रबल मात्रा का, मतलब उसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। ये दोनों दोनों के जो माने, ये तो एक्चुअली बेसिकली भावेश हो गए ना। जी। किसी ना किसी भावेश होंगे, हाँ। जी सर। है ना। तो माने, ये ज्योति के बीच में किसी अन्य भाव का स्वामी अगर नहीं होता है, तो भी अरे प्रबल दावेदारी बनते हैं। मतलब जैसे त्रिषणाएं नहीं है, है ना। मतलब 3 6 8 का, या 3 6 त्रिक भाव का भी, 6 8 12 का, है ना। जी। अगर यहाँ पे युति नहीं होता है, तो फिर ये प्रबल जोग कारक ग्रह बनते हैं। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ एकदम जैसे पहला, जैसे हम लोग देख रहे थे कि नवम में, दसम में बैठ गया हो, है ना, एक पंचम में बैठ गया हो, एक दसम में बैठ गया हो, उसकी उस तरह का प्रबलतर स्ट्रेंथ इसके पास नहीं होता। है तो प्रबल, मतलब आम तौर पे अगर हम लोग बोलें तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होगी, केंद्राधिपति और त्रिगुण, क्योंकि ये तो भाव में नहीं है ना, ये भावेश के साथ युति बना रहा है। भावेश कौन सा फल देता है मैम? मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, आपका लगना लड़ जाके, मान लीजिए एक लगन है, जी। मेष लगन सबसे आसान है।
मेष लगन का लग्नेश कौन है? मंगल। और जाके मंगल। उच्च स्थान में बैठ गया, मान लीजिए मकर में। ठीक। अब मान लीजिए इसके दो केंद्र, दो त्रिकोण हैं। एक हो गया सिंह और एक हो गया धनु। जी। जी। अब मान लीजिए सूर्य जो कि आप बिठा दीजिए 10th में मंगल ठीक। के साथ। ठीक। तो एक तो मंगल को दिशा बल मिल गया, उच्च बल मिल गया। जी। सूर्य का 10th का ये मिल गया। सर सूर्य को भी तो दिशा बल मिला। वही तो बोले, 10th हाँ। का बल हाँ। मिल गया। जी सर। यानी ये प्रबल है, ये राजयोग तो जी। प्रबल है। जी। लेकिन इसको आप स्ट्रेंथफुली अगर देखेंगे तो ये कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नवांश में बदलेगा। ठीक। यानी इसको कामचालो राजयोग हम लोग बोल सकते ठीक सर। यानी इसको चेक करने के लिए हमको नवमांश में जाना पड़ेगा। हैं। यस, नवमांश जब तक आप नहीं जाएंगे ध्यान पूर्वक। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं ना, कोई भी जो कारक ग्रह को, या कोई भी, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी ग्रह की कारक तत्व को जब आप उसको डिफाइन करेंगे और साथ में दशांतर दशा में जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ जरूर देख लेना। और स्ट्रेंथ देखने के लिए आपको आप चाहे अष्टवर्ग में देख सकते हैं, षडवर्ग में देख सकते हैं, या नवांश में देख सकते हैं। ठीक है मैम? तो उसकी स्ट्रेंथ देख लेना, वो कितना पावरफुल है। क्या वो पारिजात में है? क्या वो वर्गोत्तम में है? क्या वो सिंहासन में है या गोपुरांश में है? इस तरह अगर ठीक। वहां है तो मतलब दिस इज द पावरफुल, यानी ये प्रबल है और प्रबल ही रहेगा। क्लियर हुआ? जी सर। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। माने अगर हम टेक्निकली कुछ बातें बोले तो टेक्निकली जैसे नवम दशम का अधिपति का ज्योति, ये तो प्रबल राजयोग बनाता है। नवम दशम का, है ना मैम? सर वो तो राजयोग में आपने बहुत सी चीजें समझाई है ना। ओ, राजयोग पढ़ा चुके त्रिकोण। हैं ना? हाँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक जी ठीक सर। ठीक। ठीक ठीक। चौथा पंचम, पंचम सप्तम पंचम, दसम जी पंचम, सर त्रिकोण केंद्र त्रिकोण ये सब तो हो चुके हैं वहां ये पे। सब हो गया ना? चलिए, गुड गुड। जो भी है मतलब चूंकि अब जो कारक ग्रह का वर्णन कर रहे हैं, तो फिर वो भी आप लोग को याद दिला दिया हमने। और ये राजयोग तो हमने काफी पढ़ाया। ठीक। बट यहाँ याद रखना है कि क्या कोई क्रूर ग्रह की स्वामित्व इसमें शामिल तो नहीं है। राजयोग भी तभी फलप्रसू होगा, वो तभी अच्छा फल देगा, उस स्पेसिफिक लगन की कुंडली में कोई क्रूर ग्रह की स्वामी ग्रह उसके साथ तो जुड़ा नहीं है। बस इतना ध्यान रखना। ठीक। क्या बोला? आप समझ गए ना? जी सर। अभी जैसे अभी हम लास्ट टाइम लास्ट क्लासेस में ही चल रही थी ना, क्रूर सौम्य और तटस्थ ग्रह। तो क्रूर जी सर। ग्रह अगर कोई भी, चूंकि ये देखो नैसर्गिक शुभ अशुभ तो ये नहीं मानता है। हम्म। नैसर्गिक शुभ ग्रह भी क्रूर होते हैं, नैसर्गिक अशुभ ग्रह ग्रह भी क्रूर नहीं होते हैं, है ना? हम्म। लेकिन कोई क्रूर ग्रह के स्वामी अगर किसी इस तरह का प्रबल राजयोग में अगर शामिल हो जाता है और युति बना लेता है, वो राजयोग नहीं टिकेगा, वो राजयोग भंग होगा। और उस टाइम पीरियड में उस जातक के लिए बहुत हानिकारक टाइम आएगा। लॉसेस होंगे, उसके बिजनेस असफल हो जाएगा, उसके हर प्रयास असफल हो जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। यानी हम यहाँ क्या क्या देख रहे हैं?
बहुत सी ऐसे चीजें होती हैं जो हम नॉर्मली अगर आम तौर पे अगर कुंडली देखते हैं, तो आम तौर पे देखने का कुंडली के बाद हम जब उसको फिल्ट्रेशन करेंगे तो वो फिल्ट्रेशन में फल कथन चेंज हो जाता है। क्लियर? जी सर, चलो एक क्लियर। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए नवम और दसम के दोनों स्वामी ग्रह का आपस में स्थान परिवर्तन हो गया। जी। तो मैम ये तो केंद्र त्रिकोण का हो गया, आपस में स्थान जी। परिवर्तन कर लिया, ये राशि परिवर्तन कर लिए, तो ये और प्रबल राजयोग बन गया, जी। है ना? जी। बट उस स्पेसिफिक लगन के लिए जो क्रूर ग्रह है, हम्म। वो ये दोनों स्थान में से किसी एक स्थान में अगर जुड़ गया, तो क्या इन हो? दोनों स्थानों में से किसी एक ही स्थान से जुड़ गया। किसी एक स्थान से ये अच्छा, इस कुंडली का जो क्रूर ग्रह होगा। ठीक। स्पेसिफिक उस लगन का, ठीक मान सर। लीजिए क्लियर अ, है। हाँ, दसम, क्या बोले? क्लियर है आपकी बात। क्लियर है ना? नहीं समझ। हाँ हाँ, क्लियर है सर। ओके ओके, तब तो ठीक है, चलो। यानी उस उस स्पेसिफिक लगन के लिए जो उसके क्रूर ग्रह हैं वो नवम या दसम के अधिपति, ये दोनों तो आपस में जुड़ गए ना। नवम का जो स्वामी ग्रह है वो दसम में चले गए, दसम का स्वामी ग्रह है वो नवम में आ गया। अब मान लीजिए या नवम या दसम में कहीं पे भी क्रूर ग्रह एक बैठ गए, हम्म। तो क्या मैम मेरा ये प्रश्न है, क्या वो राजयोग उतना शक्तिशाली बनेगा? नहीं सर, देखिए सर, वो अड़ंगा आ गया ना बीच में। यस। अब क्या है, आप अगर एक नॉर्मल नजर से आप देखोगी तो आपको तो लगेगा अरे वाह, क्या बात है ना? दोनों राशि आपस में यानी एकदम शक्तिशाली राजयोग बन गया। बट आपने सर, ध्यान ही नहीं दिया कि क्रूर ग्रह है। क्रूर और सौम्य की थ्योरी लगाएंगे, उसके बाद ही फलित होगा। यस, यही कारण था कि मैं क्रूर सौम्य और तटस्थ ग्रह की जो थ्योरीज हैं, जो रूल्स हैं, थंब रूल है, वो मैंने आप लोगों को बताया। तभी आपको पता चलेगा कि बेसिकली कोई अगर ऊपर से कितनी चकचक दिख दिख जाए वो सोना नहीं होता है। हाँ, कितने गोल्डन कलर दूर से दिख जाए, हम लोग एक कहावत होता है ना कि सरसों का खेत दूर से ही अच्छा लगता है। ये कहानी मालूम है, ये कहावत मालूम है ना मैम? जब सामने में जाएंगे हाँ तो सर। देखिएगा कितना घना लगता जी। है, लेकिन सामने जब जाइएगा तो लगेगा यहाँ एक पौधा है, यहाँ एक पौधा है, मतलब ये दोनों के बीच में आपस में दूरी है, जी। जी। लेकिन दूर से बहुत घना लगता है। यानी दूर से चीजों को मत देखें। फल कथन से पहले एक बार जरूर से जरूर चेक जरूर कर लीजिएगा, ये क्रूर सौम्य और तटस्थ का थ्योरी क्या उसमें अप्लाई होता है या नहीं। ये खास तौर पे मैंने इस एग्जाम्पल में नवम और दसम का जो अधिपति ग्रह है, दोनों का स्वामी ग्रह है, एक दूसरे के स्थान परिवर्तन कर लिया, यानी सबसे शक्तिशाली राज्य बनाया है, सबसे शक्तिशाली। एक तो त्रिकोण केंद्र के अधिपति भी हैं, और आपस में जगह परिवर्तन करके, राशि परिवर्तन करके, मतलब इतना तगड़ा राजयोग बनाया है कि मतलब आप अगर एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर है तो आप बोलेंगे कि ये फाड़ देगा, तो इसके जैसे पीरियड आएगा, इसके दशा अंतर्दशा जैसे ही आएगी। लेकिन क्रूर ग्रह कोई भी एक भाव में बैठ गया, चाहे नवम में बैठा चाहे दसम में बैठा, अब देखिए दोनों भाव बिगड़ गए हैं, क्योंकि राशि स्वामी तो बिगड़े हुए हैं ना। जी। और नवम पति जो है आपके जाके दसम में बैठे हैं, और दसम पति नवम में बैठा है, तो चाहे नवम में बैठे तो दसम पति मेलिफिक हो गए हैं, नवम पति तो मेलिफिक हुआ ही हुआ। और दसम में बैठते हैं तो नवम पति वहां पे बैठा हुआ है,
तो नवम पति मेलिफिक हो गया। और दसम का स्वामी, वो भी तो मेलिफिक हुआ, क्रूर वहां पे जाके बैठ गए तो। क्लियर? जी सर, क्लियर। हाँ, और क्या चीज छूट गया? तो और तो कुछ छूटा नहीं है। ओके, कुछ और राज्यों की एग्जांपल लेते हैं। माने कुछ ऐसे नॉर्मली जैसे जोक बनते हैं ना, गज की सिर वगैरह, ये सब कुछ जोक बनते हैं। जैसे मान लीजिए गुरु और चंद्रमा एक दूसरे पे दृष्टि परिवर्तन किया, एक दूसरे पे दृष्टि डालें या राशि परिवर्तन किए, तो एक जोक बनता है। जिस जोक में हम सम्मान, मान सम्मान इत्यादि बहुत सारा चीजें देखते हैं। ठीक है। हम्म, ये एक ऐसा जोक है जो जनरली हमारे, मतलब ये बाद में और ज्यादा इसका ये हुआ। वो एक राव सर हैं। राव सर मतलब के एन राव की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सूर्य नारायण राव हैं। उनकी एक किताब में ये जोक मिलता है। तो उन्होंने ये जोक में लिखा है, बताया कि मतलब ये गुरु और चंद्रमा की अगर आपस में दृष्टि परिवर्तन हो जाए या स्थान परिवर्तन हो जाए, राशि परिवर्तन हो जाए, तो ये प्रसिद्धि और मान सम्मान की सर्वोत्तम जोक में से एक माना जाता है। ठीक है। आ, मतलब उन्होंने एक चीज इसमें खास तौर पे बताया था। एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी, बट उनका भाव याद है मुझे। एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा है, उन्होंने क्या एग्जैक्टली क्या लिखा था। बट वहां पे उन्होंने बोला था कि इसका एक्सट्रीम सीमा निर्धारण करना बड़ा मुश्किल होता है, कि वो ख्याति कितना दूर तक जाएगा या कितना कम मिलेगा। बट उसको ख्याति, प्रसिद्धि, उसका मान सम्मान जरूर मिलेगा। ये भी वन टाइप ऑफ उन्होंने गजकेसरी जोक बताया था। गजकेसरी जोक जैसे होता है ना, बृहस्पति चंद्र का रिलेशन बन जाने से, जुति बन जाने से, तो एक तरह का जोक तो गजकेसरी बनता ही है ना। तो उन्होंने ये बोला था राशि परिवर्तन और दृष्टि, आपस का दृष्टि परिवर्तन होने से भी, मतलब ये वन टाइम ये बहुत बड़ा प्रसिद्धि जोक बनता है। और ये प्रसिद्धि जोक, बट यहां पे भी आपको ख्याल जरूर रखना है कि इनके जो भाव में ये दोनों बैठे हुए हैं, दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, क्या उस लगन के स्वामी ग्रह में या क्रूर स्वामी में ये दोनों में से कोई तो आता नहीं है, या तटस्थ में से ये दोनों में से कोई तो आता नहीं है। जैसे कुछ लगन के लिए चंद्रमा तटस्थ ग्रह है, कुछ लगन के लिए गुरु तटस्थ ग्रह है, कुछ लगन के लिए गुरु क्रूर है, और कुछ लगन के लिए चंद्र क्रूर है ना। तो जी आपको सर। ये ध्यान देना पड़ेगा, क्या इनमें कहीं क्रूर वाली मैटर तो नहीं है। अगर क्रूर वाली मैटर है तो ये आपस में दृष्टि, स्थान परिवर्तन या राशि परिवर्तन होने के बावजूद भी वो योग असरकारक नहीं है, असरदार नहीं है। ठीक। क्लियर हुआ? जी सर। बहुत छोटा छोटा चीज का आज हम ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मतलब उन चीजों को जो है बारीकी से अध्ययन करने का, ताकि हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए। क्योंकि आप मान लीजिए, हमने इससे पहले योग पढ़ाया है, तो योग पढ़ाने के बाद फिर जब मैंने आप लोगों को बोला कि भाई अम, क्या बोलते हैं,
कि इस तरह का समस्याएं, क्रूर वगैरह का समस्याएं आती हैं। नॉर्मली क्या होता है जानती है मैम? नॉर्मली क्या है, योग बनाने वाले ग्रह अगर आपस में 12 डिग्री के अंदर अंदर होते हैं ना, तो वास्तव में वो प्रभाव होता है, प्रभावकारी होता है। वो जितना क्लोज होंगे, 12 डिग्री से भी जितना धीरे धीरे कम होंगे, और 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर अगर वो योग होते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 12 डिग्री तक का, अगर 12 डिग्री में है, तो फिर जितना प्रबल होगा, 10 डिग्री के अगर वो उनके डिफरेंसेस होंगे, तो उससे ज्यादा प्रबल होगा। इस तरह से 3 डिग्री 20 मिनट में मोस्ट प्रबल होता है, वो मोस्ट पावरफुल होता है। 3 डिग्री 20 मिनट में मैं आज आपको एक्सेप्शन भी बताऊंगा कि क्रूर, सौम्य और तटस्थ 3 डिग्री 20 मिनट में नहीं आते। कुछ समझ में आया मैम? जी सर, अगर हम किसी को क्रूर ग्रह मान रहे तो उसकी डिग्री भी चेक करेंगे एक बार। नहीं, जो योग बन रहे हैं, नॉर्मली योग जो है ना, हाँ। जैसे मान लीजिए अभी अभी हमने आपको बताया था ना कि जैसे राशि परिवर्तन हो गया, इसके हम्म। ये दृष्टि है,